हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। और हम कर रहे थे पॉलिटी फॉर द 2025 प्रीलिम्स, और हम वही टॉपिक कर रहे हैं जो मोस्ट और रिलेवेंट है फॉर द प्रीलिम्स। और आज हमारा उसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट। और देखो, फंडामेंटल राइट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस, क्योंकि जो मेंस में इसमें से डायरेक्ट भी क्वेश्चन जैसे 150 वर्ड का पूछ लेंगे, या फिर कैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उस जजमेंट से रिलेटेड इंटरलिंक क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फिर कई एग्जांपल देने के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट। ठीक है, प्रीलिम्स में देखो क्वेश्चन का ट्रेंड क्या था, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि सिर्फ पढ़ाना हमारा पर्पज़ नहीं है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो देखना है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में देखो, स्टेट पीसीएस में तो या तो कोई जजमेंट रहा है तो उसका डायरेक्ट जजमेंट पूछ लिया, ये कौन से आर्टिकल में आ गया। ठीक है, एक तो सीधा ये पूछ लिया कि भाई आर्टिकल 21 है, 20 है या 19 का मैटर है। यूपीएससी में भी क्या हो गया, एक दिया गया जैसे कोई फंडामेंटल राइट दिया गया, या फिर कोई जजमेंट में क्या आया, जैसे ये पूछा गया था, ये होता ना प्राइवेसी के बारे में, तो प्राइवेसी जो है वो किस आर्टिकल में आ गया। ये तो एक सीधा ट्रेंड है। ये इजी क्वेश्चन हर बार यूपीएससी एक इजी क्वेश्चन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से कहीं ना कहीं से पूछता है, या फिर जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशन का उससे पूछ लेता है इजी क्वेश्चन। या फिर क्या करेगा, या फिर मान लो कि कोई ऐसा दे देगा, जैसे मोस्टली इनका फेवरेट रेटेड 12 और 13 जो होते हैं वो जो है, या फिर कोई इंटरलिंक्ड ऐसा मामला है जो 19 और 21 को इंटरलिंक करता है फंडामेंटल राइट को, उससे रिलेटेड कहीं ना कोई क्वेश्चन ऐसा पूछेगा डीपली, जो आप उसको पढ़ के एग्जामिन कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन। ये डिफ़िकल्ट वे है क्वेश्चन का, एक है सीधा पूछने का, लेकिन ये अप्रोक्स देखा गया कि हर साल कहीं ना कहीं से इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछता है फंडामेंटल राइट से। तो फॉर दैट इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट में क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं। हम देखो इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, जो कीवर्ड्स है उसको समझते चलेंगे, और पार्ट बाय पार्ट 3-4 क्लासेस छोटी छोटी करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम भी बढ़ते। तो ये मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन में, कुछ जरूरी नहीं है। इसेंशियल फॉर द ह्यूमन राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये ग्रांट करता है फंडामेंटल राइट, कौन किसको, जो यहाँ के लोग हैं उनको, लोगों को करता है। और ये यह थोड़ा ध्यान रखना, ये पार्ट 3 में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आप पढ़ लेना उसको है तो। एक देखो चार्ट है, चार्ट में आप देखो क्या है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, और फॉर पार्ट ए में है क्या, फॉर ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे फंडामेंटल राइट में क्या है, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा इज द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से कहाँ तक है, 35 तक। कहाँ से माना जाता है, ये बोरो यूएसए और फ्रांस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब इनको फंडामेंटल राइट को जो इमरजेंसी में सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब कभी इमरजेंसी लागू हो ना देश के अंदर, तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन एक जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या जैसे 42 अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, उस पर जब इमरजेंसी लागू हुई उसके बाद ये 44 हुआ, उनमें इन्होंने कोर्ट का जजमेंट आया था कि भाई देखो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो 44 अमेंडमेंट जो हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन का 1978, उनमें कहा कि भाई देखो अगर जजमेंट कैसा भी रहा हो, लेकिन ये है कि भाई कैसे भी इमरजेंसी लागू हो, जैसे 42 में लागू की गई थी और सब सस्पेंड कर दिया गया था, तो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 44 में ये कहा कि भाई कैसा भी हो मामला, कैसी भी इमरजेंसी हो, लेकिन 20 और 21 जो है उनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये कब कहा गया था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, दूसरा है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ऑन टू सिटीजन नॉट टू द फॉरेनर्स। अब ये एक ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन कौन से जो राइट है वो सिर्फ सिटीजन के लिए है, कौन कौन से राइट जो है वो फॉरेनर के लिए भी है। ठीक है, ये ध्यान, इसमें ये ध्यान रखना, ये आपको रट लेना, इतना आर्टिकल रट लेना कि 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट फॉर द फॉरेनर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 15 जो होगा डिस्क्रिमिनेशन का जहाँ लिखा है, 15, 16 हो गया, पास पास हो गया, 19 हो गया, फिर 29, 30 पास पास हो गया। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, बीच में दोनों पास पास, ये दोनों पास पास और एक बीच वाला 19 जो है ये बीच वाला, ये 15, 16 और 29, 30। ये जो सिर्फ है ये किसके है, ये सिर्फ इंडियंस के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अभी ये कैसे कैसे डिवाइडेड है, एक तो है राइट टू इक्वलिटी है जो 14 to 18 तक है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आ गया। ठीक है, राइट टू फ्रीडम है
फ्रीडम 19 to 22 है, 6 राइट इसमें आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19 में, 19 के अंदर वापस 6 राइट है। कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। दूसरा है आर्टिकल राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन कौन सा है? 23 और 24, जिसमें है कि ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये 25 से लेकर 28 तक है। इसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। फिर आता है कल्चरल और एजुकेशनल वाला, ये है 29 तो 30, ये सिर्फ भी इंडियन के लिए। ये किसके? प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये इसमें आता है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आता है 32 के अंदर, और जो हाई कोर्ट के मामले में ये जो रेमेडीज मिलती है वो 226 के अंदर मिलती है। ठीक है। तो ये रेमेडीज इसमें 226 के अंदर मिलती है हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। अब जैसे इसमें ये है कि फंडामेंटल राइट का अगर कहीं वायलेशन होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर द आर्टिकल 32 के अंदर, और हम हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल अंडर द 226। इसमें हम जब ये कोर्ट्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाई कोर्ट का जो ये है 226, ये ज़्यादा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट का 32, क्योंकि जो रीट्स होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ओनली कैन इशू रीट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन, और हाई कोर्ट जो होता है वो अदर मामलों में भी रीट इशू कर सकता है, जैसे हैबिस कॉर्पस हो गया, मैंडामस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सेरेसरी हो गया, को वारंट हो गया। तो ये ओवरऑल व्यू था। अब हम एक सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। तो चलो हम पहला जो हमारा स्टार्ट करते हैं वो है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है। जो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 और जो 13 है ना, उनको हम एक बार लास्ट में देखेंगे डिटेल से। पहले हम ये जो फंडामेंटल राइट्स है उनको एक बार हम कवर कर लेते हैं। तो पहला जो है राइट टू इक्वलिटी 14 to 80। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा ये शुरू हो गया है, करते हैं राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 80। अभी देखो राइट टू इक्वलिटी में हमारा पहला जो आर्टिकल है वो 14, वो क्या कहता है? उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। दो कॉन्सेप्ट कौन से आते हैं? एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का हम देखें, ये जो ओरिजिन है आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक तो रखना है ये कहाँ का ओरिजिन है। इनमें और इसमें कन्फ्यूजन होता है, अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि एग्जामिन में हम इतना पढ़ के जाते हैं, पूछ लिया कि ये जो राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है, ये ओरिजिन होता है कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? अमेरिकन। हम सोचते हैं यार ये तो गलत दिया होगा, तो क्या पता यार, शायद ऐसा होना चाहिए, ब्रिटेन ओरिजिन होगा। तो इसको आपको बड़ा ध्यान रखना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने, अगर हम लॉ के सामने हैं तो कहाँ है? ब्रिटेन में। लॉ के सामने, कानून के सामने एकदम ब्रिटेन में। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो क्या है? ब्रिटेन ओरिजिन है, ब्रिटिश का ओरिजिन है। और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव किस कैसे है मैं बताऊँ। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि नो पर्सन इज अबव द लॉ। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई लॉ है स्टेट का, तो कोई भी पर्सन हो, भले प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या ऑर्डिनरी कोई, मतलब जिसके मतलब ये होता है ना, पुअर टू पुअर हो, या एक मार्जिनल फार्मर हो, कोई भी हो, सबके जो है ना लॉ से ऊपर नहीं है। कानून जो है उसके सब बराबर है उसके सामने, कोई भी उसके ऊपर नहीं है। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे हो गया? क्योंकि ये सबको इक्वल ट्रीट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये इक्वल कैसे कर रहा है कि भाई कोई मान लो कि एक तरफ ले लिया अंबानी, अब अंबानी को ये लॉ जो है वो तो फीस भर लेगा। अगर मान लो कि ऐसी पेनल्टी लगा ली कि मान लो कोई वायलेशन हो गया कि मान लो फार्मर के ऊपर ले जाए, ये स्टबल बर्निंग के लिए मान लो पेनल्टी लगा ली, ऐसी की ऐसी कोई लॉ के पेनल्टी जो उसी लॉ से अंबानी के ऊपर लगा दी 10 लाख की पेनल्टी। 10 लाख की अंबानी तो भर दी आराम से, और अंबानी और से कर रहा है उसको, अगर वो 1 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है तो 10 लाख की पेनल्टी भर रहा है, कोई इशू नहीं है, लॉ वायलेट कर रहे हैं, उनके को क्या फ़र्क पड़ता है अंबानी जी के। दूसरा एक फार्मर है, अब उसने क्या किया, उसने भी ऐसा लॉ का गलती से उसके वायलेट हो गया ला, अब उसको कहा कि भाई लॉ इज सब लॉ के समान है, तुम्हें भी 10 लाख भरने पड़ेंगे। अब वो बेचारा 10 साल में 10 लाख भी नहीं कमा पा रहा है, और वो एक साथ 10 लाख कैसे भरेगा? तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि नो पर्सन इज अबव द लॉ, सब लॉ के समान है, मतलब लॉ के सामने सब इक्वल है, इसीलिए इसको नेगेटिव कहा जाता है। सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है लॉ के सामने। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। एवरी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस, भले कैसा भी हो, ठीक है। दूसरा इक्वल
इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो लॉ बनाया गया है ना, मान लो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, उस लॉ से जो भी काम होता है उस लॉ से कोई अबो नहीं है, उस लॉ के हिसाब से काम होना चाहिए, उसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन अगर देता है तो कौन देता है? अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ का है? अमेरिका का है। ध्यान रखने की बात है, ये कॉन्सेप्ट है अमेरिका का। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों? इसमें क्या, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसी आपकी परिस्थितियाँ होगी ऐसे आपको ट्रीट किया जाएगा। मतलब मान लो अंबानी जी है, उसके ऊपर 10 लाख की नहीं, उनके ऊपर लगेगी 1 करोड़ की पेनल्टी। एक जो फार्मर है उनको देखा जाएगा कि भाई देखो आपने भी वायलेट तो किया है, लेकिन आपकी वो परिस्थितियाँ नहीं है, तो आपको हम कहते हैं कि 1 लाख भर देना कैसे भी करके, या फिर आपको 10,000 भरने। जबकि अंबानी जी जानबूझ के इतने पैसे, इतने अवेयर है, इतना एजुकेशन है, फिर भी आपने वायलेट किया तो आपको 1 करोड़ पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो इसीलिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके जैसा स्टेटस, आपके पास जितने पैसे होंगे, जितना लेवल होगा, उसके हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, ये वेलफेयर स्टेट, इट इज़ ए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ग्रुप्स बट नॉट विद इन द ग्रुप्स। मतलब ये कहता है कि ग्रुप्स के दो अलग अलग ग्रुपों के अंदर तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन एक ही ग्रुप के अंदर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ये लॉ। ये वेलफेयर स्टेट का यही माना जाता है कि वेलफेयर स्टेट क्या है, जहाँ सबको अच्छा एक बेस मिले, जिसको ग्राउंड, सबको समान ग्राउंड मिले ताकि आसानी से दौड़ सके। यूँ दूसरा ये देखो, ये हो गया। देखो जैसे ये होता है ना, वर्ड एनी पर्सन डिनोटेड दैट इज राइट इज कन्फर्ड टू ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन, मतलब इसमें ये कि सिटीजन हो या फॉरेनर, एनी पर्सन लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मैं कोई एक टेस्ट सीरीज देखता था, उसमें देख रहा था, उसमें ये पूछा गया था, और अक्सर ये पूछा, मैंने कहा ये एनी पर्सन सिर्फ होता है कि एनी पर्सन लिखा हुआ, एनी पर्सन कवर्ड ओनली इंडियन और फॉरेन सिटीजन ऑल्सो, तो ये दोनों कवर करता है एनी पर्सन अगर है तो। अब थोड़ा देखते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल लॉ लेज डाउन दैट लॉज इज सुप्रीम। लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो लॉ है ना वो सुप्रीम है, इसीलिए गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। गवर्नमेंट को लॉ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, और लिमिट में रह के काम करना पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट ने जो क्या, सुप्रीम कोर्ट हैज दैट रूल ऑफ लॉ एज ए कंबाइंड आर्टिकल 40। आर्टिकल 14 जो है ना, उसको बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 14 जो है ना, दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखो, पॉइंट वाइज देखना हो तो रूल ऑफ लॉ का क्या है, मैनिफेस्ट नो इंडिविजुअल इज अबव द लॉ हो गया। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक और कोई भी हो, ऑर्डिनरी कोड, कोई भी कोड उसके सामने सब बराबर है। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट सिंगल पर्सन शुड बी सब्जेक्ट टू ब्रूटल। यानी का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन ये हो ना कि वो लॉ कैसा भी, उसको मतलब ज़्यादा ऐसे ही नहीं है कि उसको किसी भी हालत में कोई लॉ एंड ऑर्डर हमारा बिगड़ रहा है तो उसके लिए हम उसको लॉ में तो लिखा हुआ है कि भाई आप उसको इतना ही पनिश करना चाहिए जितना उसने किया है, लेकिन कि भाई लॉ ऑर्डर को मैनेज करने के लिए हमने उसको ज़्यादा ब्रूटल किया, उसको ऐसा किया, ऐसा नहीं कर सकते किसी पर्सन के साथ। रूल ऑफ लॉ जो है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक है इसके। कौन से? सुप्रीम ऑफ लॉ, मतलब एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है। ठीक है, वे बाकी जो हाई कोर्ट और इनके पास रीट इशू करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। ये हो गया हमारा 14। तो आपको समझ में आएगा 14 क्या है। अब आता है 15 का। 15 क्या कहता है? 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड। ये ध्यान रखना, ओनली, ये वर्ड जो है ना ओनली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली वर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब आप 16 पढ़ोगे ना, 16 में दिखाएगा डिसेंट। ये याद रखना, ये सीधा अब डीप में यूपीएससी यहाँ डीप से क्वेश्चन पूछता है कि ओनली ग्राउंड कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ। इस पे आपको ध्यान रखना है। ओनली ग्राउंड यानी क्या कह रहा है कि आप सिर्फ इन्हीं ग्राउंड के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आपके कोई घर पे आ रहा है, आप कह रहे हो नहीं हम इसको घर पे अलाउ नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हो डिस्क्रिमिनेट। क्यों? इन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है ना, आप तो पर्सनल मामला हो गया, तो वो नहीं हो सकते। तो डिनोटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड आर नॉट प्रोहिबिटेड, मतलब इनके अलावा कोई भी ग्राउंड है तो उसमें प्रोहिबिशन किया जा सकता है, रोका जा सकता है किसी पर्सन को। तो इन आधार पर नहीं रोक सकता, किसमें? रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। ठीक है, ये जो 5 ग्राउंड्स ओनली स्टेट
बाय स्टेट ओनली फॉर द सिटीजन्स। नो जो स्टेट है वो कोई मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। दूसरा आर्टिकल, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका सब क्लॉज 2 जो वो क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन बाय बोथ ऑन स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। पहला क्या कह रहा है कि जो 5 ग्राउंड है ना, वो स्टेट जो होता है ना वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट जो है ना वो इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो अपने पर्सनल मामले में कर सकता है। उसको लगे कि नहीं मुझे मान लो हिंदू अलाउ नहीं है, मुझे हिंदू पसंद नहीं है, मुझे मुस्लिम पसंद नहीं है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे कंट्री में, अच्छी बात है, ब्रदरहुड होना चाहिए, लेकिन ऐसा पर्सनली पर कहते हैं सब एग्जाम्पल के लिए, वो कहता है कि नहीं मुझे भाई उस कास्ट का व्यक्ति पसंद नहीं है, मुझे उस कास्ट का व्यक्ति पसंद नहीं है, ठीक है। कोई कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो वो लोग पसंद नहीं है, ऐसे लोग, मुझे कि भाई नॉर्थ से पसंद है, मुझे साउथ से पसंद है लोग, मुझे वहाँ से पसंद नहीं है, मुझे ईस्ट से पसंद है लेकिन मुझे वेस्ट के लोग पसंद नहीं है। कोई कहता है मुझे वेस्ट के पसंद है। ये जो पर्सन कर सकता है लेकिन स्टेट नहीं कर सकता, ये पहला प्रोविजन कहता है। दूसरा प्रोविजन क्या कहता है कि जो ये 5 ग्राउंड है ना, उनके आधार पर कोई प्राइवेट भी नहीं कर सकता। प्राइवेट मतलब कोई, जैसे हम और आप भी किसी को प्रोहिबिट नहीं कर सकते। कहाँ पर? अगर वो कोई पब्लिक पार्क में जा रहा है, रोड पे चल रहा है, ठीक है, कोई कुएं से पानी पी रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पब्लिक है, मतलब सरकार का कोई गवर्नमेंट या लोकल बाजार में बना हुआ है या रोड पे चल रहा था, हम नहीं कह सकते तो रोड पे नहीं चल सकता, ऐसा किसी को अधिकार नहीं, वो प्राइवेट भी नहीं कर सकता। तो ये आपको देखना कि जो सेकंड सब क्लॉज है वो प्राइवेट और स्टेट दोनों के लिए, जो पहला है जो है वो सिर्फ स्टेट के लिए बाउंड्रीज लिमिट करता है। अब इनमें कुछ एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन है कि भाई सबको ग्राउंड तो सेम देना पड़ेगा ना, तो ग्राउंड सेम देने की, जैसे विमेन जो है, विमेन को थोड़ा राइट देना पड़ेगा। विमेन और चिल्ड्रंस के लिए 3 के अंदर स्टेट जो है वो कुछ प्रोविजन कर सकता है, जैसे रिजर्वेशन किया था 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल, और इन इवन पॉलिसी होगी दिल्ली के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट जो हो गया, ये स्पेशल केस ट्रीट करते हैं ताकि अलग रहे कि भाई उनको थोड़ा बेनिफिट मिले। दूसरा परमिट स्टेट, ये ध्यान रखना है कि इसमें करना 14 फॉर जो है ना SC/ST के लिए, बैकवर्ड क्लास और SC/ST के लिए जो है ना सोशली बैकवर्ड SC/ST, उनके लिए रिजर्वेशन है, स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है। वो कौन से ऐड किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है, और ये स्टेट बेसिस में पूछता भी है और यूपीएससी में भी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए थे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के अंदर। दूसरा है फिफ्थ में क्या है, रिजर्वेशन जो है वो किसको दिया गया था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया था 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, ठीक है, क्रिमिलियर अफेयर अशोक कुमार ठाकुर केस, एक क्रम, ये जो है कॉन्सेप्ट 15। 6 के अंदर EWS वाला कॉन्सेप्ट आया, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन, ये, और ये 16(6) के अंदर भी है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब ये एक्सेप्शन है, मैंने आपको पढ़ा ही लिया, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन मैंने पढ़ा लिया, आप एक बार इसको ये देख लो, इसका लेना होगा आप ले लो, ठीक है, पढ़ ले। अब लेकिन अब पढ़ते हैं हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो 16 क्या कहता है? 16 का ये जो आर्टिकल है ना उसका है कि भाई जॉब्स वगैरह जो होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब, उसमें कैसा डिस्क्रिमिनेशन करना है या किसी को स्पेशल प्रोविजन देना, उससे रिलेटेड है। अब मैंने बताया था उसमें था प्लेस, बर्थ, रेस, सेक्स, ठीक है, रिलीजन, उसके आधार पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया जॉब के मामले में किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली, ये याद है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 15 और 16 दोनों का लिंक करके आप पढ़ना तक याद रहेगा। इसमें अलग क्या है वो देखना। ओनली, एक तो ओनली, दोनों में ओनली रिलीजन, ठीक है, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो क्या है, ये तो दोनों में 15 और 16 में सेम है। ओनली रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो दोनों में, लेकिन 15 में डिसेंट के आधार पर किया जा सकता होगा, रेजिडेंस के आधार पर किया जा सकता होगा, लेकिन 16 में डिसेंट और रेजिडेंट ये दोनों नहीं हुए। कौन से? ये जो डिसेंट है ना, ये और ये आपको ध्यान रखना है, डिसेंट और रेजिडेंस, ये आपको ध्यान रखना है। ये अलग से डिसेंट और रेजिडेंट, इनके आधार पर नहीं किया जाता। एक्सेप्शन भी क्या है
कि अगर कोई गवर्नमेंट पार्लियामेंट चाहे तो सन ऑफ सोइल जो डॉक्ट्रिन है वो लागू कर सकती है। मान लो कि राजस्थान का पर्सन है, यूपी का पर्सन है, वो यूपी में उनको थोड़ी स्पेशलिटी मिलेगी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए जैसे साउथ इंडियन कंट्री स्टेट जो है वो ये करते हैं प्रोविज़न के, मान लो कुछ लैंग्वेज को ऐड कर दिया ताकि वो स्टेट वाले ही दे सके, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए एक्ट आया था, वो अभी ज़रूरी नहीं है ज़्यादा। अब 16 आर्टिकल में क्या है, ओबीसी SC ST के लिए रिजर्वेशन भी है। और ये मंडल कमीशन आया था ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए आया था, मंडल कमीशन। इसमें 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। जिसी को मामले को लेकर क्रिमिनल ईयर के लिए इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1992 के लिए। इन्होंने ये कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट के इस केस में कहा था कि नो रिजर्वेशन इज प्रमोशन, और 50% का कैप था जो अभी 10% रिजर्वेशन दे के EWS को तोड़ दिया इस कैप को। और ये कहा कि नो प्रोविजन जो है वो रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा प्रमोशन में। फिर एक क्रिमिनल ईयर वाला कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है, दूसरा ये था कि नो टेस्ट फॉर बैकवर्डनेस फॉर SC ST, ये भी थे। दूसरा एक कि जो 16 का सब क्लॉज 4 जो उसमें क्या था, प्रोवाइड रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है SC ST OBC के लिए। और 4A जो है वो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंटली सीनियरिटी के बेस पे। ठीक है, ये जो है 70, ये अमेंडमेंट याद रखना, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, रिजर्वेशन जो प्रमोशन में वगैरह दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, जब कोर्ट ने कहा ना कि भाई प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, तब सुप्रीम गवर्नमेंट किया कि भाई इलेक्शन का काम है, लोगों को जवाब देना है। तो लोगों को कहेंगे भाई वोट, आजकल कंट्री में क्या चलता है, वोट बैंक के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा है कि मामला भटका के क्या करें। तो उन्होंने 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए और कहा भाई नहीं, हम रिजर्वेशन प्रमोशन में भी दे देंगे, आप खुश रहो। तो वापस जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको पलट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। फिर 16(4)B में 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में लाया, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, मतलब ये जो रिजर्वेशन लिखा है वो कैरी फॉरवर्ड करते गए। ठीक है, फिर 6 के अंदर वो ये EWS के लिए। अब आता है 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें मोस्ट ऑफ पॉइंट याद क्या रखना है कि देखो अनटचेबिलिटी जो है ना, वो है ना किसी के अंदर भी जो है वो डिफाइन नहीं की गई। इट हैज़ नॉट डिफाइंड आइदर इन कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट। ये किसी के अंदर अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन थी और ना जो एक्ट आया था सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका पहले नाम था अनटचेबिलिटी जो ऑफेंस एक्ट था, उसका कहा कि अनटचेबिलिटी का नाम नहीं है तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स रख दिया। तो इस एक्ट के अंदर भी ये डेफिनेशन नहीं दी गई कि अनटचेबिलिटी होती क्या है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में। अनटचेबिलिटी अबोल इट्स प्रैक्टिस फ्रॉम फॉरबिडन, मतलब ये प्रैक्टिस सिर्फ हो सकता है कि नहीं होनी है। और दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन पनिशमेंट भी नहीं दिया गया कि अनटचेबिलिटी, वो पनिशमेंट एक्ट के अंदर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और जो एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों जो है वो डिफाइन नहीं करते कि अनटचेबिलिटी क्या है। दूसरा है राइट्स ऑफ आर्टिकल अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो, मतलब ये है कि स्टेट तो नहीं कर सकता लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो ही नहीं कर सकता। मतलब वो किसी को ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैं जाके किसी को कह दूँ कि तू ऐसा, मतलब किसी को जाति सूचक शब्द बोलना, या फिर कोई अदर पर्सन है वो मुझे जाति सूचक शब्द बोल दे, ये नहीं हो सकता। तो ये है अनटचेबिलिटी का। अब आता है 18 जो इसमें लास्ट है। ठीक है, आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल। ये कहता है कि भाई देखो उस समय जो राजा महाराजाओं के टाइटल थे, जब इंडिपेंडेंस हुआ, रिपब्लिक आया, डेमोक्रेसी आई, तो हमने कहा कि जो हमारे टाइटल है ऐसा हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे। जब हम चाहते हैं कि इक्वल हो सब, तो टाइटल वगैरह क्यों रखने, तो टाइटलों का जो है वो अबोलिशन कर दिया। जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, जैसे भी टाइटल थे उस सबको हटा दिया गया। टाइटल जो है वो किसी के ऊपर नहीं होंगे, सब इक्वल है। दूसरा एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्ट मतलब जो अकेडमी, जैसे मान लो कि आप डॉक्टर पढ़ते हो, डॉक्टरी होगी, या फिर मान लो आप PhD करते हो तो भी DR लग गया। ऐसा कुछ जो टाइटल्स है ना अकेडमिकल, प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर लग गया, वो आप ले सकते हो, वो है, वो इसमें टाइटल के अंदर नहीं आते। ठीक है, उनको टाइटल नहीं कहा। दूसरा मान लो कि जो पद्मश्री, पद्म भूषण, जो भारत रत्न वगैरह मिलता है ना, इनको भी टाइटल नहीं कहा जाता था। अगर ये ऑप्शन पूछ लिया कि भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न वगैरह, या कोई जो मिलिट्री टाइटल्स है, मिलिट्री या अकेडमी टाइटल, उनमें से कौन से 3 पॉइंट दे दिए, मिलिट्री, अकेडमी और भारत रत्न या पद्मश्री दे दिया, तो इनमें से कौन सा टाइटल है। तो आपने टाइटल है या इनमें से कोई टाइटल नहीं है, 2 टाइटल है, 1 टाइटल है, तो कोई टाइटल नहीं है, इनको एक्सेप्शन दिया गया, कोई टाइटल नहीं है। जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ऐसा कोई टाइटल
नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा ये इसमें क्या गया, आर्टिकल प्रिवेंट इंडियन नेशनल फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फॉर अदर कंट्री। ये कहता है कि कोई भी जो इंडियन नेशनल भी है ना, उसको भी दूसरे जगह से ये ऐसा नहीं है कि वो विदेश में जाके कोई टाइटल, वो विदेश में भी नहीं ले सकता। अगर वो भारत का सिटीजन है तब तक वो विदेश से भी कोई टाइटल नहीं ले सकता। अगर उसको लेना है ऐसा कुछ टाइटल है तो पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल, प्रेसिडेंट के पास लेटर लिखना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, उसको अप्रूवल दे देता है, तो कोई ऐसा मे भी हो सकता है एक्सेप्शन, नहीं तो नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक। हम उसके बाद नेक्स्ट सीरीज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। द शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो हम नेक्स्ट लेके आएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।